नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्राणेश मौर्य स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर विद प्राणेश में। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जूनियर एडेड की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, SSC, रेलवे, कोई भी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका करेंट अफेयर आपका पूरी तरह से तैयार हो, तो आप मेरे YouTube चैनल करेंट अफेयर विद प्राणेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर। भारत ने FAME योजना को दिया 2 वर्षों का विस्तार। केंद्र सरकार ने FAME फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल FAME योजना के दूसरे चरण को 2 वर्षों तक बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने की घोषणा की है। ठीक, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 2019 में शुरू की गई यह योजना 2022 तक समाप्त होने वाली थी। ठीक, FAME योजना की घोषणा 2019 में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई थी। यानी ये जो योजना है, इसमें मुख्य रूप से ऐसे वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है जो कि बैटरी से चलते हैं। यानी इसमें ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईंधन यानी पेट्रोल की या डीजल की या इस तरह के ऐसे ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। यानी ये क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली वाहन होते हैं। इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ये बैटरी चालित होते हैं। इससे ये किसी प्रकार के धुएं का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। PLI योजना को मिला 1 वर्ष का विस्तार। ठीक, PLI योजना को मिला 1 वर्ष का विस्तार। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI का क्या फुल फॉर्म है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना 2020-21 में शुरू होने वाली थी और 5 वर्ष की अवधि तक जारी रहेगी। ठीक, अब यानी 5 वर्ष के लिए यह थी, 2020-21 में शुरू होकर के, लेकिन अब 1 वर्ष बढ़ाने के साथ साथ ये 6 वर्ष तक चलेगी और अब यह योजना 2025-26 तक जारी रहेगी। इस योजना में भाग लेने वाली कंपनियों को योजना के तहत अपने उत्पाद लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई भी 5 वर्ष का समय मिलेगा। यानी जो उनका लक्ष्य, उत्पाद लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए कंपनियों को 5 वर्ष का समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, यानी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? PC महालनोबिस की जयंती। ठीक, हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाई जाती है। यानी जो PC महालनोबिस थे, इनकी जयंती को हर वर्ष 29 जून के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले PC महालनोबिस स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के एक प्रमुख सदस्य थे। यानी जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब भारत का योजना आयोग बना, ठीक, तो PC महालनोबिस उसके सदस्यों में से एक थे। ठीक, और इन्हें PC महालनोबिस को सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। ठीक, कौन सी सांख्यिकी? भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है।
भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना 2021 की विषय वस्तु है। यानी इस बार जो सांख्यिकी दिवस मनाया गया, इसकी विषय वस्तु में क्या शामिल है? भारत में भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। ये 2021 के सांख्यिकी की विषय वस्तु है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून, यानी 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस के साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया गया। ठीक, प्रत्येक वर्ष 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स उन विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जिनका सामना उष्णकटिबंधीय राष्ट्र करते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय राष्ट्र करते हैं, यानी ऐसे देश जो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित हैं। ठीक, पृथ्वी के वे क्षेत्र जो ग्रह के मध्य में स्थित हैं उष्णकटिबंधीय अथवा ट्रॉपिकल कहलाते हैं। ट्रॉपिक्स में पृथ्वी के 36% भूभाग का हिस्सा है। ठीक, इसमें भूमध्य रेखा और उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से शामिल हैं। ठीक, यानी जो ट्रॉपिक्स क्षेत्र है इसमें जो है कि कौन कौन से हैं, तो भूमध्य रेखा और उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। जस्टिस मलिमठ हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ को, किसको? न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी के सेवानिवृत्त होने के परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2021 से मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करें। यानी ये जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ, ये कार्यवाहक हैं। ये अस्थाई जो है कि न्यायमूर्ति वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया है, कार्यवाहक न्यायमूर्ति बनाया गया है। और किसके स्थान पे? न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी के सेवानिवृत्त होने पे उनके स्थान पर 25 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। यानी जितने भी उच्च न्यायालय हैं उसके मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु क्या है? 62 वर्ष है। 62 वर्ष की आयु में वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दिसंबर में होगा गगनयान का पहला मानव रहित मिशन। इसरो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम, ठीक, इसरो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। ठीक, गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्यों को पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। यानी ये जो गगनयान कार्यक्रम है इसमें जो पृथ्वी के चारों तरफ की जो कक्षा है, ठीक, इस तरह से इसमें जो सबसे निचली कक्षा है उसमें जो है कि मानव को भेजना और फिर उस कक्षा में मानव को भेजना और फिर वहाँ से वापस लाना,
ये इस गगनयान लाने की क्षमता को प्रदर्शित करना इस गगनयान कार्यक्रम का लक्ष्य है। मिशन के लिए इसरो के हेवी लिफ्ट लॉन्चर, ठीक, मिशन के लिए इसरो के हेवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV मार्क 3 को चुना गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले जो करंट अफेयर की तरफ। DRDO ने किया अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण। भारत ने 28 जून 2021 को उड़ीसा के तट पर अग्नि प्राइम के रूप में जानी जाने वाली अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक, यानी अग्नि प्राइम जो है ये अग्नि मिसाइल की श्रेणी की एक नई मिसाइल है। नई परमाणु सक्षम मिसाइल पूरी तरह से मिश्रित सामग्री से बनी है और यह एक टेक्स्ट बुक लॉन्च था। यह एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ठीक, यानी ये जो मिसाइल इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। ठीक, और यह परमाणु क्षमता से युक्त मिसाइल है, यानी परमाणु सक्षम मिसाइल है। वैज्ञानिकों ने खोजे निएंडरथल के पूर्वज, यानी ये जो निएंडरथल है ये प्राचीन काल में मानव की एक प्रजाति थी, उनके पूर्वजों के कंकाल मिले। ठीक, मध्य इजराइल में, ठीक, कहाँ पे मिले हैं, तो मध्य इजराइल में। अभी इजराइल और हमास के बीच जो है कि गाजा पट्टी में लड़ाई की वजह से इजराइल काफ़ी चर्चा में भी रहा है। मध्य इजराइल में एक सीमेंट संयंत्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले साइट पर खुदाई में मिले जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने इजराइल में एक नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की खोज की है। ठीक, तेल और कहाँ पे, तेल अवीव विश्वविद्यालय और जेरूसलम की हिब्रू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 1,30,000 साल पुराने दांतों के साथ खोपड़ी और निचले जबड़े के टुकड़े प्राप्त किए हैं। यानी ये जो मानव कंकाल मिला है इसमें खोपड़ी, दांत और निचले जबड़े के टुकड़े मिले हैं जो कि 1,30,000 साल पुराने हैं। ठीक, खोजे गए जीवाश्म का नाम क्या रखा गया, खोजे गए जीवाश्म का नाम नेसर रामला होमो रखा गया है। ठीक, और यह निएंडरथल मानव की एक प्रजाति है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। दीपिका कुमारी ने जीते 3 स्वर्ण पदक। तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने 27 जून 2021 को महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में रूस की एलेना ओसीपुवा को 6-0 से हराया। ठीक, किसको हराया है, तो रूस की एलेना ओसीपुवा को हराया है। कितने से, 6-0 से हराया है। किसने हराया है, दीपिका कुमारी ने। ठीक, किसमें हराया है, तीरंदाजी में। उन्होंने पेरिस में विश्व कप स्टेज 3 में, ठीक, और कहाँ पे हराया है, तो पेरिस में ये मैच हुआ था। विश्व कप स्टेज 3 में एक दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। ठीक, वे मिश्रित रिकवर इवेंट और स्वर्ण पदक विजेता महिला रिकवर टीम का भी हिस्सा थी। ठीक, मिश्रित रिकवर इवेंट और स्वर्ण पदक विजेता महिला रिकवर टीम का भी हिस्सा थी। मिश्रित रिकवर टीम स्पर्धा में अतनु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीते। मिश्रित में यानी महिला पुरुष दोनों मिलकर के खेल रहे थे, 2 लोग मिलकर खेल रहे थे और इसमें उन्होंने, उनके साथ थे अतनु दास और दीपिका कुमारी, दोनों ने मिलकर के स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विथ प्राणेश। अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमसे मैसेज कर सकते हैं। और
करंट अफेयर विद प्राणेश के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। शुरू हुआ काला सागर सैन्य अभ्यास। रूस द्वारा, ठीक, काला सागर सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। काला सागर सैन्य अभ्यास रूस द्वारा रद्द करने के आह्वान के बावजूद, ठीक, यूक्रेन और अमेरिका ने, किसके बीच हुआ था? यूक्रेन और अमेरिका के बीच 28 जून 2021 को काला सागर और दक्षिणी यूक्रेन में 30 से अधिक देशों को शामिल करते हुए एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। ठीक, मेज़बानी किसने की है? तो यूक्रेन और अमेरिका ने की है इसकी। और कब शुरू हुआ? 28 जून को, और 30 से अधिक देशों की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। सी ब्रिज 2021 2 सप्ताह तक चलेगा और इसमें नाटो और अन्य सहयोगियों के लगभग 5,000 सैन्यकर्मी और लगभग 30,000 और 40,000 विमान शामिल होंगे। ठीक, इसमें जो है नाटो और ये जो सी ब्रिज, ये जो काला सागर अभ्यास है, इसमें जो है कि यह 2 सप्ताह तक चलेगा। इसमें लगभग 5,000 सैन्यकर्मी भाग लेंगे, लगभग 30,000 जहाज शामिल होंगे और 30,000 करें, 5,000 सैन्यकर्मी इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें लगभग 30 जहाज और 40 विमान शामिल होंगे। ठीक, अमेरिकी मिसाइल विध्वंसक यूएसएस रास और यूएस मरीन कार्प्स इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। शत्रुजीत ब्रिगेड ने किया हवाई अभ्यास। किसने किया? शत्रुजीत ब्रिगेड ने हवाई अभ्यास किया। 27 जून 2021 को भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड ने मारू स्ट्राइक का आयोजन किया, जो अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता को प्रमाणित करने के लिए एक हवाई अभ्यास था। यानी ये जो अभ्यास शत्रुजीत ब्रिगेड ने किया, मारुत स्ट्राइक का जो आयोजन किया, इसमें इनका उद्देश्य था, यह जो है कि जब दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहा है, ठीक, उस समय आप जो है कि कितना जल्दी उस पर प्रतिक्रिया जो है कि दे रहे हैं, इसी की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए यह जो है अभ्यास किया गया था। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के तत्वों के बीच संयुक्त योजना और एकीकरण को शामिल करते हुए गहन तैयारी की एक श्रृंखला से पहले यह अभ्यास किया गया था। यानी इसमें वायुसेना और थल सेना दोनों ने हिस्सा लिया था। ठीक, दोनों के सैनिक शामिल थे। सुरेश एन पटेल करेंगे सीवीसी के रूप में कार्य। सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। संजय कोठारी द्वारा प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नियुक्त की आवश्यकता थी। यानी इसके पहले सीवीसी के रूप में कौन थे? तो संजय कोठारी कार्य कर रहे थे। अब उनके बाद सुरेश एन पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, आयोग का नेतृत्व सीवीसी करता है। ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग का नेतृत्व सीवीसी करता है और इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। ठीक, पटेल के अलावा एक और सतर्कता आयुक्त का पद अभी रिक्त है। यानी जब ये कार्यभार संभाल लेंगे तो दूसरे के सतर्कता आयुक्त का पद अभी रिक्त रहेगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ा। देखिए, यहाँ से ये पता चलेगा कि हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं। ठीक, और केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया। यानी
अगले साल जून तक जो है कि के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। 2020 में उनका कार्यकाल पहले ही 1 साल बढ़ाया गया था, यानी जो इनका कार्यकाल है वो 2020 में पूरा हो गया था, लेकिन 1 साल बढ़ा करके इसे 2021 किया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 2022 कर दिया गया है। ठीक। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पदभार संभाला था, यानी जो के वेणुगोपाल हैं, इन्होंने जो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी थे, इनके इस्तीफा देने के बाद इन्होंने के वेणुगोपाल ने अटॉर्नी जनरल का कार्यभार संभाला था। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। एनटीपीसी ने की अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक, यानी राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा कॉरपोरेशन, ठीक, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, ठीक, ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने, किसने, एनटीपीसी लिमिटेड ने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता HLDE के हिस्से के रूप में अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। ठीक। ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता HLDE के हिस्से के रूप में अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। एनटीपीसी ने 2032 तक, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा, ठीक, अक्षय ऊर्जा का मतलब है ऐसी ऊर्जा जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, ठीक, और जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अक्षय यानी जिसका क्षय न हो, प्लस क्षय, ठीक, यानी जिसका क्षय न हो, यानी जो कभी समाप्त न हो, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक, या ज्वारीय एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा, इनसे जो विद्युत तैयार की जाती है ये सब अक्षय ऊर्जा में आती है। पवन चक्की, ठीक, इसमें किसी प्रकार का ईंधन नहीं लगता है और इससे जो है कि हमारे वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। भारत के सबसे बड़े विद्युत उत्पादक ने 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कमी का लक्ष्य भी रखा है, यानी इसके साथ साथ जो इन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि अक्षय ऊर्जा का क्षमता स्थापित करने से विद्युत उत्पादन बढ़ेगा और इसके साथ साथ शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कमी का लक्ष्य भी रखा, यानी जो ये ईंधन से या कोयले से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है इनमें कमी की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। बंकिम चंद्र चटर्जी जयंती 27 जून 2021 को, कब, 27 जून 2021 को बंकिम चंद्र चटर्जी की 183वीं जयंती मनाई गई। ठीक, 27 जून 2021 को बंकिम चंद्र चटर्जी की 183वीं जयंती मनाई गई। वे महान उपन्यासकार और कवि होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। ठीक, सुजलाम सुफलाम बलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस गीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे।
और 27 जून 2021 को उनकी 183वीं जयंती मनाई गई। ठीक, अक्सर साहित्य सम्राट के रूप में संबोधित, यानी जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इनको साहित्य सम्राट के रूप में संबोधित किया जाता था। इन्होंने 13 उपन्यास और कई अन्य ऐसी रचनाएं की जिन्होंने बंगाल में साहित्यिक पुनर्जागरण की दिशा में योगदान दिया। यानी बंगाल में इन्होंने साहित्यिक पुनर्जागरण में काफ़ी योगदान दिया और इन्होंने 13 उपन्यास और कई अन्य रचनाएं भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुँचे इटली। ठीक, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 28 जून 2021 को इटली पहुंच गए थे। ठीक, वह इटली में G20, ये जो G20 देशों का समूह है, उनमें मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। दिसंबर 2020 से इटली G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक, विदेश मामलों के मंत्री, यानी जो हमारे विदेश मंत्री वो कौन है? एस जयशंकर हैं। ठीक, आप उनकी तस्वीर भी देख लीजिए, ये हैं हमारे विदेश मंत्री। इसके पहले जो है कि भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, जिनका निधन हो गया। ये हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। ठीक, विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक G20 लीडर्स समिट 2021 के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक है। यानी ये जो G20 की बैठक हुई है, ये सभी देशों के विदेश मंत्री जो है कि इसमें शामिल होंगे, G20 देश के। ठीक, इंडरा IND और RA ने फाइनेंशियल ईयर FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 की GDP वृद्धि का अनुमान घटकर 9.6% किया गया। ठीक, कोविड 2.0 के तेज़ी से फैलने और बढ़ने के कारण, यानी कोविड की जो दूसरी लहर है भारत में, उसके तेज़ी से फैलने और बढ़ने के कारण IND-RE यानी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ठीक, IND-RE द्वारा चालू वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल 2022 के लिए GDP वृद्धि के लिए लगाया गया अनुमान 10.1% का पुराना अनुमान अब संभव नहीं है। ठीक, यानी पहले GDP की ग्रोथ रेट 10.1% लगाया गया था, जो कि अब संभव नहीं है कोरोना की दूसरी लहर की वजह से। इसके अनुसार अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP वृद्धि 9.6% रहेगी, यानी 0.5% घट जाएगी। इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि विकास के 3% पर आने की उम्मीद है। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में कोविड के कारण जो कृषि विकास है वह 3% रह जाएगा। इसके अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर में औसत खुदरा और थोक मुद्रास्फीति क्रमशः 5.5% और 6.6% पर आ जाएगी। ठीक, NSDC और व्हाट्सएप ने की एक कार्यक्रम की शुरुआत। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की। किसने? नेशनल स्किल डेवलपमेंट का कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने, ठीक, गठबंधन किया है, यानी साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है, यानी जो ऑनलाइन जो है कि कौशल है उनका विकास करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशलों को आत्मसात करने यानी सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका समापन डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रमाणन के साथ होगा। ठीक, यानी इसका एक प्रमाण पत्र भी जो है कि मिलेगा।
बच्चों को। जियो और गूगल क्लाउड के बीच होगा सहयोग। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL की सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जियो और गूगल क्लाउड सहयोग करेंगे, यानी जियो रिलायंस का जियो और गूगल क्लाउड दोनों आपस में सहयोग करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। इसका लक्ष्य देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G प्रदान करना है, यानी ये जो अभी आप 4G नेटवर्क से हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस नेटवर्क को 5G करना है, 5G प्रदान करना है। ठीक, रिलायंस जियो और गूगल क्लाउड इन दोनों में ये चीज़ साझेदारी हुई है। गूगल क्लाउड जियो के 5G नेटवर्क और सेवाओं के पूरी तरह से स्वचालित जीवन चक्र प्रबंधन के लिए संपूर्ण एंड टू एंड क्लाउड ऑफर प्रदान करेगा, यानी सारी चीज़ें जो है कि आपको गूगल क्लाउड के माध्यम से मिलेंगी, सारे ऑफर। रेडबुल के फिर स्टेपेन ने स्टायरिन GP जीता। ठीक, रेडबुल के फिर स्टेपेन ने स्टायरिन GP जीता। मैक्स फिर स्टेपेन ने 27 जून 2021 को करियर में पहली बार बैक टू बैक रेस जीतने के लिए स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स में अपना दबदबा बनाया, यानी बैक टू बैक यानी लगातार जीतने में। ठीक, यानी मैक्स वर्स्टेपन ये लगातार जीते हैं इस रेस में। ठीक, ये एक प्रकार की रेस है। हैमिल्टन के साथी वाल्टेरी बोटास, ठीक, और सर्जियो पेरेज से आगे तीसरे स्थान पर रहे और रेडबुल और मर्सिडीज ने एक बार फिर शीर्ष 4 स्थानों पर कब्जा कर लिया। ठीक, रेडबुल और मर्सिडीज ने शीर्ष 4 स्थानों पर कब्जा कर लिया और हैमिल्टन के साथी वाल्टेरी बोटास और सर्जियो पेरेज से आगे ये तीनों रहे, तीसरे स्थान पर रहे। यह फेरस्टैपेन के करियर की 14वीं ठीक और सीजन की चौथी जीत थी, यानी बैक टू बैक लगातार। ठीक, एक रेस जीतने पर 25 अंक मिलते हैं, इसमें एक रेस जीतने पर 25 अंक मिलते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है करंट अफेयर विद प्राणेश, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और करंट अफेयर विद प्राणेश के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिलता रहेगा। और हमारा लिंक डायरेक्ट व्हाट्सएप पे प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर 7398767471 पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।